जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास दोस्तों आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस श्रृंखला में हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं। आज हम सब फिर एक नए पेपर को कवर करेंगे। दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको हम यह बता देते हैं कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों सीटेट एग्जाम जो होता है आपका वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य जिस बालक की तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता जितना अच्छा होती है वह सीटेट में उतना ज़्यादा स्कोर ला पाता है। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं, इसके जो ऑप्शन होते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा कि इसमें चारों ऑप्शन दिख रहे हैं और चारों सही हैं, हम कौन सा ऑप्शन को टिक करें। कन्फ्यूजन यही हो जाता है दोस्तों। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यह चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके से घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें चार के चारों विकल्प सही हैं, आप उस विकल्प की तरफ जाइए जिसमें चारों में सबसे ज़्यादा जो सही विकल्प हो, तो दोस्तों आपका क्वेश्चन वह राइट होगा। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ रहा है। हम सब दोस्तों आज जो पेपर सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 11 जनवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, सीटेट एग्ज़ाम हुआ था, उसी में पूछा गया था 11 जनवरी 2023 को। उसको हम सब कवर करेंगे दोस्तों। इसमें हम सब सीडीपी को कवर कर चुके हैं। आज जो हम सब कवर करेंगे सोशल साइंस के जो 60 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे हम सब आज के 60 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो 2011 से लेके दोस्तों 2023 तक आपके जितने भी सीटेट एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इस चैनल पे आपको सभी पेपर मिलेंगे और सब पेपर को कंप्लीट कराया जाएगा अभी जो बाकी हुए हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी क्लासें कराई जाएंगी, साथ में साथ उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। आइए चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम सब देखते हैं। यहाँ से दोस्तों सोशल साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियाँ कथाएँ भी सम्मिलित हैं। पहला जो ऑप्शन है ऐतिहासिक लेख है, ऑप्शन बी महाकाव्य, ऑप्शन सी दोस्तों वृत्तांत, ऑप्शन डी संदर्भिकाएं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, महाकाव्य। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले कथन 1 को हम समझते हैं। बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन में हुआ। एक कथन फर्स्ट हो गया। कथन सेकंड जो है, बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी। बौद्ध धर्म की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों एवं बोधिसत्व में अवस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। अब हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है, कह रहे कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, एक कथन 2 कथन ए से संबंधित है। ऑप्शन बी दोस्तों कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। कथन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है परंतु कथन 2 कथन 1 से संबंधित नहीं है। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, कह रहे कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 सही है दोस्तों लेकिन परंतु कथन 2 जो है वह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम कथन को देखते हैं। कथन फर्स्ट है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कथन सेकंड है, कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया एवं सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, एक कथन 2 कथन 1 से संबंधित है। ऑप्शन बी है दोस्तों, कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। ऑप्शन सी है, कथन 1 और कथन 2 दोस्तों दोनों सही है परंतु कथन 2 कथन 1 से संबंधित नहीं है। लास्ट ऑप्शन है कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्तों। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं परंतु कथन 2 का कथन 1 से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम कथन देखते हैं।
कथन फर्स्ट है प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। कथन सेकंड है ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। कथन एक सही है परंतु दो गलत है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा जो ऑप्शन है कह रहे कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, एक दो की व्याख्या है, ऑप्शन सी है। कथन एक गलत है परंतु दो सही है, ऑप्शन डी है दोस्तों। कथन एक और दो दोनों सही है परंतु एक दो की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। कथन एक और दो दोनों सही हैं तथा एक दो की सही व्याख्या है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यह मिलान करने का है। जगहों अथवा समुदायों का उनके शिल्प कला के साथ सम्मिलित कीजिए दोस्तों। पहला हम यहाँ पे ऑप्शन ना देके सीधा मिलान ही कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं पहला दोस्तों बीदर, जो बीदर है किसके साथ जाएगा? बीदर जो होता है दोस्तों तांबा तथा चांदी में जड़ाई का काम होता है। बीदर जो होता है आपका लास्ट में चला जाएगा। तांबा तथा चांदी में जड़ाई का काम है क्या? बीदर जिसे कहते हैं। ये जगह समुदाय से संबंधित है और शिल्प कला आपका तांबा तथा चांदी में जड़ाई का काम हो गया। सूरत दोस्तों, सूरत किससे संबंधित है? सूरत जो है ऑप्शन हम देख लेते हैं। लौह संबंधित कार्य होता है, बुनाई होता है, सुनहरे गोटा किनारियों जरी वाले वस्त्र। तो इसमें आपका भी तीसरे में चला जाएगा दोस्तों। सूरत में जो सबसे ज़्यादा कार्य होता है उस सुनहरे गोटेदार काम होता है, उसमें जरी लगाई जाती है, कपड़ों में जरी के जरिए साड़ी ओढ़े का काम वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ऑप्शन आपका थर्ड हो गया। अब पांचाल की बात करें तो दोस्तों पांचाल जो है यह लौह संबंधित था। पांचाल जो है लौह संबंधित था। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आ जाता है सालियार। सालियार जो होता है दोस्तों किससे संबंधित है? बुनाई से संबंधित है, ऑप्शन सेकंड में चला जाएगा। ये दोस्तों मिलान हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम सब। अगला भी क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक से संबंधित है। पहला जो कथन है अशोक ने अपने अभिलेखों में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम के नहीं है। कथन फर्स्ट हो गया। कथन जो सेकंड है मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे तथा यह कभी कभी विवाद में पशु बलि तक पहुंच जाता था। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है कह रहे हैं कि एक गलत है और दो सही है। दूसरा जो ऑप्शन है दो गलत है दोस्तों, एवं फर्स्ट सही है। तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों कह रहे हैं एक और दो दोनों सही हैं परंतु दो एक के लिए कारण नहीं है, ऑप्शन डी। कह रहे हैं कि एक और दो दोनों सही हैं तथा दो एक का कारण है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लास्ट, ये एक और दो दोनों सही हैं तथा दो एक का कारण है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गांवों में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। इसमें आपको मिलान करना है दोस्तों। ग्राम भूजक, अब ग्राम भूजक किसके साथ मिलेगा दोस्तों? इस चला जाएगा आपका लास्ट में भूस्वामी ग्राम प्रमुख से। एक मिनट दोस्तों, हाँ ये चला जाएगा आपका लास्ट में। और गृहपति जो होता है दोस्तों, गृहपति किससे संबंधित है? गृहपति आपका होता था स्वयंत्र कृषक से। किससे? स्वयंत्र कृषक से हो जाएगा। और दास कर्मकार जो होता है यह आपका चला जाएगा दूसरों की जमीन पर काम करने वाला, उसे हम क्या कहते थे? दास कर्मकार कहते थे। ये फर्स्ट में चला जाएगा। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित यह भी है दोस्तों। सबसे पहले हम कथन फर्स्ट को समझते हैं। राजस्व रैयतवारी व्यवस्था ने किसानों, रैयतों और खेतिहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। अब कथन सेकंड है रैयतवारी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुखों के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल दिया। अब हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है कहने ए सही है बी गलत है। ऑप्शन बी दोस्तों ए गलत है बी सही है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन दोस्तों ए और बी दोनों गलत हैं। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा ए सही है लेकिन बी आपका गलत है, ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों मिलान करना है इसको।
निम्नलिखित सामाजिक सुधारकों को उनके कार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब ज्योतिराव फूले दोस्तों, देखिए दोस्तों क्वेश्चन बड़ा है, इसे हम सीधा ऐसे नहीं मिलान कर सकते, लेकिन इनका कार्य हम आपको बता देते हैं। ज्योतिराव फूले का जो कार्य किए थे, इसमें जो ऑप्शन आपका दिया गया है इसमें थर्ड में चला जाएगा। ज्योतिराव फूले महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे, ऑप्शन थर्ड में आपका हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों बेगम रुकैया सखावत। बेगम रुकैया सखावत जो थे दोस्तों, इन्होंने ऑप्शन आपका इसमें चला जाएगा, यह जो है पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोली थी। कौन? बेगम रुकैया सखावत। अगले तीसरे पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा जो है ताराबाई शिंदे। जो ताराबाई शिंदे थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये फोर्थ में चला जाएगा, स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। और पंडिता रामाबाई जो थी दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी, पंडिता रामाबाई। हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगर वेद समाज ने रूढ़वादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की थी तो प्रार्थना समाज ने खाली जगह में प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने क्या किया दोस्तों, उसको आपको बताना है। अब ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए, बी ऑप्शन है विचारों की स्वतंत्रता के लिए, ऑप्शन सी है मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान से परिचित कराने के लिए, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों बाल विवाह की अनुमति के लिए। अब इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए काम किया था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ पहले इसमें कथन दिए गए, कथन को हम समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक सुधार और जाति उन्मूलन के संदर्भ में सही है दोस्तों? किसके? सामाजिक सुधार और जाति उन्मूलन के लिए संदर्भ में सही है। पहला जो कथन है, राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रसार के लिए परिचय लिखे जो संवाद के रूप में थे। दूसरा जो कथन है दोस्तों, सिंह सभा के नेताओं ने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया। जो तीसरा कथन है दोस्तों, पेरियार के शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। अब हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है कह रहे केवल ए और बी सही है, बी ऑप्शन है केवल बी और सी सही है, सी ऑप्शन है दोस्तों केवल ए और सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए बी और सी तीनों सही हैं। इसमें करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, केवल दोस्तों ए और बी सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्नलिखित को प्रारंभिक में नूतन क्रम लगाइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है भारतीय लोगों को संप्रभुत्व होना चाहिए, यह चेतना जागृत हुई। बी ऑप्शन है इल्बर्ट बिल को वापस लेना। सी ऑप्शन है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, या फिर दोस्तों लास्ट ऑप्शन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पारित होना दोस्तों। पहला ऑप्शन है कह रहे हैं कि पहले इसमें आपको क्रम बताना है, पहले सी बी ए डी रहेगा, या फिर बी ऑप्शन है पहले बी ए डी सी रहेगा, या फिर सी ऑप्शन है दोस्तों ए बी ए डी बी सी रहेगा दोस्तों, या फिर लास्ट ऑप्शन है डी सी ए बी रहेगा। तो इसमें इसका जो सही क्रम होगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, इसमें सी ऑप्शन होगा, सबसे पहले ए रहेगा, फिर डी रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम सब। राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य मार्गी नेताओं, अब इसमें खाली जगह है उसको आपको बताना है। जो राष्ट्रीय आंदोलन था दोस्तों उससे मध्य मार्गी नेताओं कौन थे? इन कह रहे हैं कि उनको लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान तब नहीं करते हैं जब भारतीयों की न्याय संगत मांगों की बात आती है। उनका क्या मानना था दोस्तों? पहला जो बी ऑप्शन है इसको हम पढ़ते हैं, ने आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों पर बल दिया। अब सी ऑप्शन हम देखते हैं इसमें कि निवेदन की राजनीति विफल रहे, या फिर लास्ट ऑप्शन है ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध में जनमत निर्माण किया, डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। कथन फर्स्ट जो है कह रहे हैं कि 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। अब कथन सेकंड है दूसरी पंचवर्षीय योजना में निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। अब हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला जो ऑप्शन है कह रहे हैं 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर बी ऑप्शन है दोस्तों 1 और 2 दोनों गलत हैं, या फिर सी ऑप्शन है 1 सही है परंतु 2 गलत हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन है 1 गलत है परंतु 2 सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1 और 2 दोनों गलत हैं, बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सौर मंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में दोस्तों? सौर मंडल के बारे में। पहला जो कथन है, पहला जो ऑप्शन है आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और जबकि बाह्य ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। यह दोस्तों कथन है, पहला कथन है। अब दूसरा जो हम इसमें देखते हैं बी, बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं और कुछ बाह्य ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। यह बी कथन हो गया। अब हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। कह रहे कि ए और बी दोनों सही हैं, या फिर बी ऑप्शन है दोस्तों ए और बी दोनों गलत हैं, या फिर सी ऑप्शन है ए सही है लेकिन बी गलत है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए गलत है लेकिन बी सही है। अब इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये गलत है लेकिन बी आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन से अंटार्कटिक में भारत के सब स्टेशन हैं? उसको आपको बताना है। मैत्री है, दक्षिण गंगोत्री है, भारती है, या फिर अदिति है। अब हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से, उसको आपको बताना है। केवल ए और डी सही है, या फिर बी ऑप्शन है दोस्तों बी और सी सही है, या फिर सी ऑप्शन है ए बी और सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है केवल बी सी और डी सही है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्तों। केवल ए बी और सी सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती? यहाँ पे आपको बताना है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है। ऑप्शन है पहला उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका। ऑप्शन बी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ऑप्शन सी है यूरोप और अंटार्कटिका, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों केवल अंटार्कटिका। इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, यूरोप और अंटार्कटिका से नहीं गुजरती। इसमें नहीं पूछा गया है, बाकी इन सब से गुजरती है लेकिन इन दोनों जगह से नहीं गुजरती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? ऑप्शन है भारतीय महामरुस्थल, ऑप्शन बी है दोस्तों पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है सुंदरवन डेल्टा, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पूर्वी घाट। अब इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कंटीली झाड़ियां। बी ऑप्शन है जो बी ऑप्शन है दोस्तों ढालों पर कंटीली झाड़ियां तथा पश्चिमी ढालों पर कंटीली झाड़ियां तथा पूर्वी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन सी है दोस्तों दोनों ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोनों ढालों पर कंटीली झाड़ियाँ। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है उसको आपको बताना है। सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील थे। ऑप्शन बी है दोस्तों सहारा के लोग दुनिया घूमे हुए थे। ऑप्शन सी है सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था, या फिर लास्ट ऑप्शन है विदेशी सहारा के क्षेत्र में रहते थे।
इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम कथन ए को समझते हैं। छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। कथन फर्स्ट हो गया। अब कारण जिसमें जो दिया गया है, आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार और उसके घनत्व को प्रभावित करती है, आर्द्रता की मात्रा। अब हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है किसकी दोस्तों, ए की। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या नहीं करता, ए की। सी ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी ऑप्शन है दोस्तों ए और आर दोनों गलत हैं। अब इसमें जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इन, ए और आर दोनों सही हैं और दोस्तों आर सही व्याख्या करता है, ए की। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी पवनें हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी अस्थायी पवनें हैं उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पूर्वी पवनें, मानसूनी पवनें। ऑप्शन बी है लू और मानसूनी पवनें। ऑप्शन सी है समुद्री समीर और पश्चिमी पवनें। या फिर लास्ट ऑप्शन है व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें। इसमें अस्थायी पवनों की बात कर रहा है, तो अस्थायी पवनें कौन सी होती हैं, इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो आपके व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें होती हैं ये आपके अस्थायी पवनें होती हैं। इसमें आपकी अगर पूर्वी होता तब भी आपका सही होता। व्यापारिक पवनें, पूर्वी हवाएं, पश्चिमी पवनें, यह सब आपके अस्थायी पवनों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पवनों के बारे में दिए गए निम्न दो कथन ए और बी पर ध्यान दें। पहला जो कथन है दोस्तों, कथन ए, पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। पहला जो कथन दिया गया है। अब दूसरा जो कथन दिया गया है, कह रहे हैं पवनों की दिशा निर्धारण में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। यह दोस्तों दूसरा कथन हो गया। हम इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है दोनों दोस्तों कह रहे हैं कि ए, एक मिनट दोस्तों, कह रहे हैं कि दोनों ए तथा बी दोनों सही हैं, बी ए की सही व्याख्या है। दूसरा जो ऑप्शन है, कह रहे हैं दोनों ए तथा बी दो सही हैं किंतु बी जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका यही होगा दोस्तों, बी ही होगा। ये दोनों सही हैं, दोनों ए तथा बी सही हैं, ये दोनों सही हैं, लेकिन जैसे व्याख्या सही नहीं है, बी ए की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर बी ही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ आपको बताना है निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें। पहला जो कथन है, विभिन्न जलवायु दशाएं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। यह दोस्तों कथन फर्स्ट हो गया। अब कथन सेकंड हम पढ़ते हैं। किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल वहाँ पर होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। अब ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है केवल ए सही है। ऑप्शन बी है दोस्तों केवल बी सही है। ऑप्शन सी है दोनों ए तथा बी सही है। या फिर लास्ट ऑप्शन है ना तो ए सही है और ना तो बी सही है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लौह अयस्क से संबंध प्रिंस चार्ल्स पर्वत अवस्थित है दोस्तों। कहाँ पे अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है, अंटार्कटिका में है, या फिर उत्तरी अमेरिका में है, या फिर दक्षिणी अमेरिका में है। यह दोस्तों कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है जो है कि आपका अंटार्कटिका में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं? ऑप्शन है समय, प्रौद्योगिकी, जरूरत। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है केवल ए और बी सही है। ऑप्शन बी दोस्तों केवल बी और सी सही है। ऑप्शन सी केवल ए और सी सही है। या फिर लास्ट ऑप्शन दोस्तों ए, बी और सी सही है। इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों सही हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है?
ऑप्शन पहले कथन दिया गया है, मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कॉफ़ी, भारत में चाय, कनाडा में मक्का। इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन हम इसमें देखते हैं, केवल फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट, केवल ए और सी सही है। ऑप्शन बी है दोस्तों, ए और बी, सी सही है या फिर सी ऑप्शन है, केवल ए, सी और डी सही है या फिर लास्ट ऑप्शन बी, सी और डी सही है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, केवल ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया? जैन धर्म को, ईसाई धर्म को, बौद्ध धर्म को, इस्लाम धर्म को। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था उसको आपको बताना है। इसमें आपका सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म को। समानता की खोज में दोस्तों किसके? समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3 लाख से दोस्तों कब अपनाए थे? 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को धारण किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है? दोस्तों इसमें विविधता का एक वैध उदाहरण नहीं है, उसको आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है, एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। ऑप्शन बी है, एक गांव में अलग अलग जात के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है। इसमें करेक्ट आंसर आपका डी, बी हो जाएगा दोस्तों। एक गांव में अलग अलग जात के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? दोस्तों काउंसिल ऑफ स्टेट का भारत में क्या किस नाम से जानते हैं? संसद को जानते हैं, लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को। काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहते हैं दोस्तों, इसको आपको बताना है। इसमें आपका सी हो जाएगा, राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। संसद में प्रश्नकाल खाली जगह सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? पहला ऑप्शन है कार्यपालिका की विधायिका के तरफ जवाबदेही। ऑप्शन बी है दोस्तों न्यायपालिका की विधायिका से स्वतंत्रता। ऑप्शन सी है विधायिका की न्यायपालिका पर नियंत्रण। ऑप्शन डी है दोस्तों न्यायपालिका का विधायिका के साथ सहयोग। संसद का प्रश्नकाल किससे संबंधित है? सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है उसको आपको बताना था। इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट दोस्तों, कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है? यहाँ पे गलत पूछा है, नहीं यहाँ पे नहीं पूछा गया है। जिस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में जो गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। इसमें आपके एग्जाम में जब भी नहीं पूछे कि यह नहीं होगा, कौन सा गलत ऑप्शन है, तो जो रहे उसे आप थोड़ा टिक कर दीजिएगा कि इसमें निगेटिव हमको बताना है। ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, सही लगेगा वही लगा देंगे, तो ऐसा आप ना करिएगा। पहला जो है साप्ताहिक बाजार, क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है? बाजार का प्रकार पूछा है। शॉपिंग कम्प्लेक्स, दादन व्यवस्था या फिर मॉल, कौन सी व्यवस्था इसमें से आपका गलत होगा दोस्तों? जो गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। जैसे दादन व्यवस्था जो है आपका यह सही होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था दोस्तों, क्या दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? अब दादन व्यवस्था के बारे में आपको बताना है। बुनकर को पहले आपको हम बता देते हैं दोस्तों, दादन व्यवस्था होता क्या था। दादन व्यवस्था वह होती है जिसे हम अपने घरों में जो चीज़ बनाते थे, छोटे छोटे वस्तु निर्मित करते थे, उसे जो बेचते थे बाजार में जाके, वही दादन व्यवस्था कहलाती थी। तो इससे हम संबंधित जो क्वेश्चन दिया गया है, बुनकर का क्या नुकसान हुआ उसको आपको बताना था। बुनकर को व्यापारिक द्वारा कच्चा माल पहुंचाया जाता है, या फिर दोस्तों ऑप्शन बी है बुनकर को कपड़ा बाजार तक ले जाने का परिवहन लागत देना पड़ता है। ऑप्शन सी है बाजार में कपड़ों
बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता, सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है, बुनकर को सूत काटकर कपड़ा बनाने का काम घर से करना होता है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्तों। बाजार में कपड़े का मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता था, सारा मुनाफा व्यापारी का हो जाता था। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर हमने कोई चीज़ किसी व्यापारी को बेच दिया, अब व्यापारी हमसे कितने में लिया है, अब वो आगे चल के कितने में बेचेगा, हमसे इससे कोई मतलब नहीं होता था। वो 1 में लेके 10 में बेचे, 10 में लेके 100 में बेचे, हमसे उससे नहीं मतलब था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रोजा पार्क्स ने बस एक श्वेत पुरुष के अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी दोस्तों? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। ऑप्शन बी है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का रंग भेद विरोधी आंदोलन। ऑप्शन सी है फ्रांस और फ्रांसीसी क्रांति। या फिर लास्ट ऑप्शन है इंग्लैंड का महिला मताधिकार आंदोलन। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आंगनबाड़ी क्या है दोस्तों? आंगनबाड़ी आपको बताना है महिला संरक्षण गृह है। ऑप्शन बी बाल गृह है। ऑप्शन सी मिड डे मील केंद्र है। ऑप्शन डी वृद्ध आश्रम है। आंगनबाड़ी क्या है उसको आपको बताना है। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गृह है। आंगनबाड़ी क्या है दोस्तों? बाल गृह के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी दोस्तों संवैधानिक उपाचार का अधिकार। ऑप्शन सी है जीवन का अधिकार। ऑप्शन डी है दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर संवैधानिक उपचार का अधिकार। किसी नागरिक के मौलिक अधिकार को हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित कौन सुनिश्चित करता है? दोस्तों क्या इसमें से कौन सुनिश्चित करता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यह दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत आता है, इसको आप जानते रहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और पहचानिए कि कहाँ सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है इसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी न देना। ऑप्शन बी है उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज न करने को लिए कहना। तीसरा कथन है कक्षा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना। पहला ऑप्शन है केवल बी। ऑप्शन बी है दोस्तों दोनों ए तथा बी। सी ऑप्शन है दोनों बी तथा सी। या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ए बी और सी। इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बी तथा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है दोस्तों? इसमें न्यायपालिका के बारे में आपको बताना है। पहला जो कथन है न्यायपालिका के विभिन्न स्तर पदानुक्रमित व्यवस्था से नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों एक उच्च न्यायालय एक न्यायाधीश देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक उच्च न्यायालय में सुनवाई की मांग की जा सकती है। या फिर लास्ट ऑप्शन है न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। जो न्यायपालिका की व्यवस्था होती है वह एक दूसरे से जुड़े हुए होती हैं। जिसे कोई आपको हाई कोर्ट में कोई सज़ा हो गई तो आप उसे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लोअर कोर्ट में हो गई तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन जब कोई
सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला दे देता है तो आप उसे पुनर्विचार के लिए डाल सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति, जैसे कोई बड़ा केस है जैसे मर्डर का केस हो गया या फिर किसी की उम्र कैद हो गई, तो इसके लिए आप राष्ट्रपति से क्षमा मांग सकते हैं। तो क्षमादान राष्ट्रपति दे सकता, नहीं दे सकता, उसके मन का होता है। यही सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाकिम शेख एवं पश्चिमी बंग खेत मजदूर समिति ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? ऑप्शन पहला है चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन बी है न्यूनतम आय, ऑप्शन सी है दोस्तों आश्रय का अधिकार, या फिर लास्ट ऑप्शन है भूमि अधिकार। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी समुदाय के बारे में रूढ़बद्ध धारणाएं अक्सर उसके खाली जगह का कारण बनती हैं। ऑप्शन है विकास का कारण बनती हैं, सशक्तिकरण, या फिर दोस्तों हाशियाकरण, या फिर विविधीकरण। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हाशियाकरण, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सामाजिक इतिहास के शिक्षण के समय शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि दोस्तों पहला इसमें कथन दिया गया कुछ इतिहास संदर्भ आधारित है, ऑप्शन कथन बी है दोस्तों यह बहुलित इतिहास है, सी कथन है इतिहास अखंड विशिष्ट है, डी कथन दोस्तों इतिहास विवादास्पद नहीं है। अब हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला जो ऑप्शन है करें केवल ए सही है, या फिर बी ऑप्शन दोस्तों केवल ए और बी सही है, ऑप्शन सी केवल सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन बी सी और डी सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, केवल ए बी सही है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र की पुस्तकों का नामकरण सामाजिक और राजनीतिक जीवन करने के पीछे बढ़ते प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। पहले कथन इसमें कुछ दिया गया है, कथन देखते हैं। इसमें जो पहला कथन दिया गया है कह रहे हैं औपनिवेशिक काल में भारतीय स्कूली पाठचर्या में नागरिक शास्त्र को ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों के बीच बढ़ते प्रतिरोध की पृष्ठभूमि में शामिल किया गया था। दूसरा जो कथन है सामाजिक और राजनीतिक जीवन अपने सीखने के अनुभवों को मुख्यतः इतिहास और अर्थशास्त्र से इकट्ठा करता है। सी कथन है दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक जीवन वास्तविक जीवन की स्थितियों पर आधारित है जो प्रत्येक संकल्पनाओं के लिए व्यवहारिक स्थितियों का प्रयोग करता है। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है कह रहे हैं केवल ए सही है, ऑप्शन बी ए और बी दोनों सत्य हैं, ऑप्शन सी दोस्तों ए और सी सत्य है, या फिर लास्ट ऑप्शन ए बी और सी तीनों सत्य हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी, ए और सी सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कौन सी शिक्षा शास्त्री रणनीति उच्च प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में अर्थ निकालने को प्रोत्साहित करेगी? पहला ऑप्शन है इसमें देखते हैं पाठ्यपुस्तक से परे जाकर बहुत सारी सूचनाएं प्रदान करता। बी ऑप्शन है दोस्तों अधिगमकर्ता को कक्षा में अन्वेषण करने और चर्चा करने के लिए कहना। ऑप्शन सी दोस्तों प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दंड का प्रयोग करना, या फिर लास्ट ऑप्शन है समान एवं मानकीकृत किए हुए परीक्षणों का प्रयोग। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी, अधिगमकर्ता को कक्षा में अन्वेषण करने एवं चर्चा करने के लिए कहना। दोस्तों अन्वेषण एक ऐसा शब्द है दोस्तों आपके जिस भी ऑप्शन में आ जाता है, अगर आ गया अन्वेषण करना, अन्वेषण के द्वारा सीखना, तो ऑप्शन वो आपका दोस्तों 80% चांस है वही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यह ऐसा ऑप्शन है दोस्तों। अन्वेषण का मीन्स होता है जिसे खुद से खोजना, खुद से खोज करके मतलब खोजी बनना। तो दोस्तों जब बालक खुद से अधिगमकर्ता जो सीखने वाला है खुद से कोई चीज़ करके सीखेगा तो जाहिर सी बात है वो बहुत अच्छे से सीखेगा, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इतिहास की कक्षा में देशभक्ति, दोस्तों देशभक्ति को श्रेष्ठ रूप से
विकसित किया जा सकता है। कैसे भी विकसित किया जा सकता है दोस्तों, इतिहास की कक्षा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है प्रत्येक कक्षा से पहले राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य बनाने के द्वारा। इसमें बी जो ऑप्शन है, देश एवं देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व एवं संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों द्वारा। ऑप्शन सी है दोस्तों, सभी सामाजिक धार्मिक के प्रयासों के बिना उनके विचारों को कोई जांच किए हुए प्रशंसा करना। या फिर लास्ट ऑप्शन है, सामाजिक संदर्भ बताए स्वर्णिम प्राचीन इतिहास बिना सामाजिक संदर्भ बताए स्वर्णिम प्राचीन इतिहास पर व्याख्यान देकर। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसमें आपका बी सही होगा। कह रहे हैं कि इसमें जो बात कर रहे थे कि इतिहास के कक्षा में देशभक्ति को किस रूप से आप सर्वश्रेष्ठ विकसित कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। देश एवं देशवासियों के लिए उत्तरदायित्व एवं संबंध होने की भावना को विकसित करने के लिए गतिविधियों द्वारा सीखना या फिर गतिविधियों द्वारा उनको सिखाना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा का उदाहरण है दोस्तों? इसमें कौन समावेशी कक्षा का उदाहरण है उसको आपको बताना है। सभी विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ाना और अध्यापक द्वारा सभी के लिए एक समान शिक्षण विधि और मूल्यांकन विधि का प्रयोग करना। यह तो दोस्तों पहला ऑप्शन हो गया। हम बी ऑप्शन को देखते हैं। अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों को अलग पढ़ाना। ऑप्शन सी है दोस्तों, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन करना और विशिष्ट विद्यार्थियों की परीक्षा के दिन अवकाश देना। या फिर लास्ट ऑप्शन है, अध्यापक द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में लिखित शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराना। अब देखिए दोस्तों, इसमें जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे सीटेट, इसलिए आपको हम शुरू में बता दिए थे, सीटेट ऐसा एग्जाम है दोस्तों, आप ऑप्शन पढ़ेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। अब आप फर्स्ट ऑप्शन जब इसमें पढ़े थे आपको लगा कि जाहिर सी बात है दोस्तों, विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में पढ़ाना और सभी बच्चों के एक साथ शिक्षण विधि करना, किसी के साथ भेदभाव ना करना, ये भी तो आपका सही हो सकता है। लेकिन अब आपका डी ऑप्शन आ गया। मान लीजिए आपकी क्लास में कोई दृष्टिबाधित है, नहीं देख पा रहा है, उसे कैसे पढ़ाएंगे? जैसे सबको पढ़ा रहे हैं उसको भी ऐसे पढ़ाएंगे तो नहीं सीख पाएगा ना दोस्तों। इसलिए यहाँ पर अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो आपका फर्स्ट सही हो जाता, लेकिन ये ऑप्शन आने के बाद क्या हो गया, अध्यापक द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में लिखी हुई शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराना। जो बालक नहीं देख सकते हैं उन्हें ऐसी अस्वस्थ करके जो सिखा जाता है, जैसे बुकें रहती हैं, ब्रेल लिपि में थोड़ा उभरा हुआ रहता है, जिसका आप बालक को लिखना है तो जब हाथ से टच करेगा तो उसे पता चलेगा का इस तरीके से लिखा गया है, ऐसी सामग्री उनको उपलब्ध कराना। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों आपको मिलान करना है। सबसे पहले देखिए हम क्या इसमें दिया गया है, पढ़ते हैं। कॉलम ए में सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कक्षा के स्थितियों को दर्शाता है और कॉलम बी में दोस्तों अध्यापक द्वारा उस स्थिति में लाए गए उचित निर्णय को दर्शाता है। हम पहले देख लेते हैं दोस्तों, कक्षा में कक्षा की स्थिति एक तरफ दिया गया है और एक तरफ दोस्तों अध्यापक द्वारा लिया गया निर्णय दिया गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इसमें पूरा नहीं आ पाएगा, हम आपको नहीं तो सीधा से मिला के आपको बता देते तो सही था। हम आपको बताएंगे इसके, जैसे फर्स्ट है कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति में दोस्तों कक्षा की स्थिति कैसी है, कोई बालक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। अब इसमें कौन सा सही है उसको हम बताते हैं। इस स्थिति में आप क्या करेंगे, इस स्थिति में आपको दोस्तों कोई प्रतिक्रिया नहीं की स्थिति में आपको क्या करना है, ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं, उत्साह देंगे। इसमें दूसरा ही चला जाएगा दोस्तों, दूसरा ही होगा। आप उत्साह देंगे जब कोई प्रतिक्रिया नहीं है, आप ऐसे उनको ऐसी बातें दो, शाबाशी दें, उन्हें उत्साहित करें ताकि वो अंदर से जागृत हो, बोलने का प्रयास करें। इसलिए आपका दूसरे में चला जाएगा। अपूर्ण जवाब की स्थिति, जब जवाब अपूर्ण रहे, पूरा जवाब न रहे दोस्तों, इस स्थिति में आप क्या करेंगे, अधिक जानकारी मांगना, ये आपका फर्स्ट में चला जाएगा। जब कोई बच्चा पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, आप उसे जानकारी मांगने का प्रयास करिए, उनको थोड़ा सा डाइवर्ट करके कि हाँ सही जैसे कुछ भी बज रहा है बालक तो उसे बताइए कि हाँ बहुत सही बताने का प्रयास करो, उन्हें प्रोत्साहित करके आप जानकारी मांगने का प्रयास करें। सी पे चलते हैं। करें कि अर्धसत्य जवाब की स्थिति, जब आधा सही और आधा गलत जवाब बालक दे तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो करें कि पुनः फोकस करना
या फिर दोस्तों आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना। दोस्तों इसमें आप क्या करेंगे, उन्हें पुनः फोकस करना। दोस्तों जाहिर सी बात है, इसमें आप क्या करेंगे, कौन सा निर्णय लेंगे, पुनः फोकस करना। दोस्तों गलत अर्ध सत्य बता रहे हैं तो आप उन्हें पुनः फोकस करके बताने का प्रयास करेंगे। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों, पूर्ण सत्य जवाब की स्थिति। जब आपका पूर्ण सत्य है दोस्तों, इस स्थिति में आप क्या करेंगे, इसमें आपका आलोचनात्मक जागरूकता को बढ़ाना। दोस्तों ऑप्शन 4 में चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर की एक शिक्षिका अपनी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न गतिविधियां करवाती हैं। पहला इसमें गतिविधियां हैं दोस्तों, पिघलती बर्फ का समुद्री जीवों पर प्रभाव की चर्चा। दूसरा इसमें जो करा रही हैं दोस्तों, देश के पिछले 50 वर्षों की मौसम रिपोर्ट के आंकड़ों की सहायता से मौसम में आए परिवर्तन का विश्लेषण करना। तीसरा कथन है, पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारणों पर चर्चा करना। यह दोस्तों 4 है, अम्लीय वर्षा के कारणों पर चर्चा। अब कह रहे हैं दोस्तों, इन गतिविधियों के द्वारा वह निम्न में कौन सा सब प्रत्यय को पूरा करवाना या समझाना चाहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, तापमान परिवर्तन। इसके जरिए दोस्तों वह टीचर क्या बताना चाह रही है, तो इसके जरिए दोस्तों वह क्या बताना चाह रही है, ऑप्शन इसमें आपका सी सही होगा। जलवायु परिवर्तन, वह बताना चाहती है किस प्रकार से देखिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शिक्षण के किस चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय पर विचार करेगा। ऑप्शन पहला है दोस्तों पूर्व सक्रिय चरण, ऑप्शन बी है उत्तर क्रिया चरण, ऑप्शन सी है दोस्तों अंतः क्रिया चरण, या फिर लास्ट ऑप्शन है कक्षा में संकल्पना को समझाने के दौरान। इसमें किस चीज़ की बात करें, शिक्षण के किस चरण पर एक अध्यापक शिक्षण के लिए आवश्यक सहायक सामग्री के विषय में चर्चा करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, साहब बालक जब आपकी क्लास में आता है तभी तो आप बता देते हैं कि आपको कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक लेना है। यह सब आपका पूर्व सक्रिय चरण, ऑप्शन फर्स्ट ही होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान में जांच प्रश्नों का उद्देश्य होता है दोस्तों। जांच प्रश्नों का क्या उद्देश्य होता है, पहला ऑप्शन है कथन है दोस्तों सार्थक प्रश्नों की संख्या को बढ़ाना। बी कथन है विद्यार्थियों के सोचने के पैटर्न को समझना। ऑप्शन सी कथन है दोस्तों विद्यार्थियों के उत्तर की गहराई में जाना। अब सही हम ऑप्शन पहले इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो। केवल कथन ए सही है दोस्तों, ऑप्शन बी है कथन ए और कथन बी सही है। ऑप्शन सी है दोस्तों कथन बी और सी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन कथन ए और सी सही है। अब इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कथन बी और सी सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय विविध सामाजिक संदर्भ यह अनिवार्य बना देता है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं पोषित करें। पहला ऑप्शन है केवल सरकार के दृष्टिकोण को। ऑप्शन बी है दोस्तों अधिकांश लोगों के विचारों को। सी ऑप्शन है दोस्तों स्वर्णिम इतिहास को एक विवादित विषयों से बचकर रहने को, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों बृहद समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोण को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बृहद समाज के सभी वर्गों के दृष्टिकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूछताछ आधारित सीखने के लिए चरणों के सही क्रम को चुने दोस्तों। कथन पहला दिया है, कौन सा क्रम सही पहले होगा उसको आपको बताना होगा। प्रश्न पूछना पहले होगा, जांच करना, योजना बनाना और अनुमान लगाना, या फिर रिकॉर्ड बनाना, चिंतन करना। इसमें आपको हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं कौन सा सीक्वेंस होगा, नहीं तो ऐसे ही आपको हम बता देते हैं दोस्तों सबसे पहले क्या होगा सबसे बाद में क्या होगा। इसमें सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले आप क्या प्रश्न पूछना हो गया, फिर क्या करेंगे, ये फर्स्ट हो जाएगा। एक मिनट यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, यह फर्स्ट होगा। फिर आप क्या करेंगे, योजना बनाना और अनुमान लगाना, यह आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इसके बाद करें कि रिकॉर्ड करना,
थर्ड हो जाएगा। इसके बाद जो होता है जांच करना, यह आपका फोर्थ हो जाएगा। और चिंतन करना दोस्तों, चिंतन करना आपका लास्ट में हो जाएगा 5। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कथन ए है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक विचारधारा को आत्मसात करने का साधन है दोस्तों। अब कथन बी जो है, करें सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय पक्ष में थीमेटिक दोस्तों योजना लाभदायक है। ऑप्शन हम इसमें देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ए सही है, बी गलत है। बी ऑप्शन है दोस्तों, ए गलत है, बी सही है। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ए गलत है और बी आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक औपनिवेशिक काल में महिलाओं की परिस्थिति को समझाने के लिए निम्नलिखित में से क्या दे सकता है। पहला कथन है, रुकैया सखावत द्वारा लिखित सुल्तान का स्वप्न। दूसरा कथन है दोस्तों, राज सुंदरी देवी की आत्मकथा आमार जीवोन। सी कथन है दोस्तों, कृष्ण कुमार द्वारा लिखित पढ़ना जरा सोचना। या फिर डी कथन है, डेंजियल सल्डेनहा द्वारा संरचित किताब दी सबाल्टन सब्जेक्ट इन स्ट्रक्चर्ड हिस्टोरिकल प्रोसेस। तो इसमें दोस्तों आपको बताना है कौन सा सही। पहले हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है केवल ए सही है। ऑप्शन बी दोस्तों केवल ए और बी सही है। सी ऑप्शन है केवल बी सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन केवल सी और डी सही है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अध्याय को पढ़ाने के लिए एक अध्याय का शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर पुराने समाचार पत्रों की कुछ कटिंग लेकर आता है, जिसमें उस समय की वास्तविक कहानियाँ और फोटोग्राफ छपे हैं। ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या करना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है समस्या समाधान विधि। ऑप्शन बी है दोस्तों क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि। ऑप्शन सी है प्रदर्शन विधि। ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है स्रोत विधि। वो दोस्तों किस चीज़ का प्रयोग करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, तो इसमें आपका डी सही होगा, स्रोत विधि। वह स्रोत बताना चाहता है, ये सब जो सामग्री लेकर आए उसका स्रोत हैं, इसके जरिए वह पढ़ाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परियोजना आधारित सीखने की विधि से संबंधित नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यह अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है। बी ऑप्शन है दोस्तों यह विद्यार्थियों के रचनात्मक कौशल को बढ़ाती है। सी ऑप्शन है यह विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाती है। या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों लास्ट ऑप्शन यह विद्यार्थियों के पूछताछ कौशल को बढ़ाती है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यह अनुरूपवादी दृष्टिकोण को बढ़ाती है। इसमें गलत पूछा है तो गलत आपका गलत के साथ चला जाएगा, ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कक्षा में विद्यार्थियों को स्वयं का आकलन करने का अवसर प्रदान करती है। दोस्तों किसका आकलन, स्वयं का आकलन करने के लिए अवसर प्रदान करती है। वह निम्न में से आकलन के किस तरीकों को अपनाने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन हम देख लेते हैं। सतत मूल्यांकन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। तो दोस्तों जो इसमें वो करना चाह रही है, इसमें आप राइट आंसर आपका अधिगम के रूप में आकलन होगा। अधिगम के रूप में आकलन इसके अंतर्गत होता है दोस्तों जब खुद का आकलन करना हो। खुद का आकलन जब करना होता है इसे हम किसके श्रेणी में रखते हैं, अधिगम के रूप में आकलन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या सामाजिक विज्ञान में आकलन का मानक होना चाहिए। दोस्तों सामाजिक विज्ञान के आकलन का मानक होना चाहिए क्या क्या, उसको आपको बताना है। प्रश्न पूछ रहा है, न्याय व समानता है, सोच, याद रखना या फिर सहयोग। इसमें क्या क्या होना चाहिए उसको आपको बताना है सामाजिक विज्ञान के आकलन के लिए।
ए बी और सी तीनों सही हैं, बी सी डी सही है, या फिर दोस्तों सी ऑप्शन ए बी और डी सही है, फिर लास्ट ऑप्शन ए सी और डी सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ए बी और डी सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के विश्लेषणात्मक दक्षताओं का आकलन करती है। पहला ऑप्शन है लेखपाल कौन है, उसकी क्या भूमिकाएं हैं, या फिर दोस्तों ऑप्शन हम आगे देख लेते हैं, बी ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण क्षेत्रों के बीच भेद कीजिए। सी ऑप्शन है दोस्तों अगर आपके घर में चोरी होती है आप कहाँ जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। डी ऑप्शन है किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता को जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करता है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर, किसी समाज में उपलब्ध स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता को जनसंख्या पिरामिड कैसे चिन्हित करता है। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करता है। दोस्तों ज्ञानात्मक प्रक्रिया के समझ पहलू का आकलन करता है। पहला ऑप्शन है जनसंख्या विस्फोट परिभाषित कीजिए। बी ऑप्शन है 3 विशेषताओं की सूचीबद्ध कीजिए और जनसंख्या बदलाव का कारण बनती है, या फिर दोस्तों अगला ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे मुगल वंश के अंत को ले आई इसको, या फिर लास्ट ऑप्शन है अगर नदियाँ सूख जाएं तब मनुष्य जीवन क्या होगा। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, तीन विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए और जो जनसंख्या बदलाव का कारण बनती हैं। डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यह, निम्न में कौन सा विकल्प एक अच्छे लिखे गए अधिगम प्रतिफल को दर्शाता है। दोस्तों पहला ऑप्शन है निर्दिष्ट क्रिया कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री से संबंधित होनी चाहिए। बी ऑप्शन है निर्दिष्ट क्रिया का कक्षा में अभ्यास होना चाहिए। ऑप्शन सी है निर्दिष्ट क्रिया अपने योग्य होनी चाहिए, या फिर लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है दोस्तों निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य और मापने योग्य और छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, निर्दिष्ट क्रिया अवलोकन योग्य और मापने योग्य और छात्रों के द्वारा की जानी चाहिए। डी इज राइट आंसर। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज टोटल 60 क्वेश्चन कवर किए, जो कि दोस्तों आपके सीटेट के पॉइंट भी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज जो पेपर हम सब कवर किए वह पेपर आपका 11 जनवरी को पूछा गया था। 2023 में जो आपका पेपर हुआ था उसी में पूछा गया था। सीटेट के लिए दोस्तों आपको हमसे प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट 2011 से लेके 2022 तक 2023 तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं यहाँ पे सबको कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए थे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए हम सब यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।